सुनिए जी, अपने बेटे नीरज को अब विद्या अभ्यास कराने की उम्र हो गई है। अपने गांव में जो शुक्ला जी है ना, उनके यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए हमें उसे भेजना चाहिए। उनके साथ संगत में रह के शिक्षा ग्रहण करके सभी छात्र उच्च पद पर जा रहे हैं। क्या कहते हैं जी? हमारा बेटा भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैं कल ही जाकर शुक्ला जी से बात करके किसी अच्छे दिन वहाँ भर्ती करवा देता हूँ। बेटा नीरज, जाओगे ना गुरुजी के पास शिक्षा ग्रहण करने? देखिए पिताजी, मेरा नाम नीरज नहीं राज नीरज है। ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आती? नहीं बेटा, तुम्हारा नाम राज नीरज नहीं नीरज है, समझे? नहीं माँ, नीरज है मेरा नाम। नीरज नाम मुझे बहुत पसंद है और मैं एक नायक हूँ। ठीक है, रहने दो भाग्यवान, अब रहने भी दो। वो धीरे धीरे फिर ही समझ जाएगा। अरे जी, आप तो चुप ही रहिए, इसे ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए। पता नहीं ये क्या क्या कहता रहता है। कुछ दिनों पहले तो कह रहा था कि मैंने जंगल में डाकुओं को मार दिया है जाकर, और अब उनका नायक बन गया हूँ। अब आप ही बताइए। अरे देखो, किसको पता हमारे सोने के बाद या रात में किसके पास जाता हूँ। कहीं यह सच में डाकुओं से हमारे सोने के बाद भिड़ गया हो। चलो कोई बात नहीं, कल मैं इसे गुरुजी के पास लेके जाता हूँ। फिर अगले दिन उसके पिता गुरुजी के घर ले जाते हैं और रास्ते में ही अरे पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम शहर जा रहे हैं? अगर हम शहर जा रहे हैं तो रास्ते में मुझे एक तलवार दिला दीजिएगा जो किसी राजा की तरह हो। मैं जहाँ तक जानता हूँ ज़्यादातर बच्चे खिलौने और कार मोटर गाड़ियाँ यही सब मांगते हैं, और तुम हो कि तलवार धनुष मांगते हो। दोनों जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते के चौराहे पर एक मूर्ति थी जिसके हाथ में तलवार थी। देखने में तो वो तलवार सेनापति की थी। पिताजी देखिए, ये है मेरी मूर्ति जो यहाँ पर लगी हुई है, हाथों में तलवार लिए। क्या तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है ये कौन है जिन्होंने एक समय इस गांव की रक्षा की थी? महाराज नीरज जी। और तुम्हें पता भी है एक समय में इस गांव के वो रक्षक हुआ करते थे। मुझे पता है पिताजी, मैं ही राज नीरज हूँ। आप मेरी बात मान ही नहीं रहे। हाँ हाँ ठीक है, मान लिया वो तुम ही हो। अब चलो चलो गुरुजी के पास चलते हैं। इसके बाद वो दोनों गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं चाहता हूँ अब मेरे बेटे का आप ही विद्या पाठ कराएं। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, इसे मैं ही पढ़ाऊंगा। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मेरा नाम राज नीरज है। अच्छा, तो उस महान व्यक्ति के ऊपर आपने इसका नाम रखा है? नहीं गुरुजी, मैंने तो इसका नाम नीरज रखा है, लेकिन इसे वह नाम पसंद ही नहीं है। इसे तो बस यही नाम पसंद है, राज नीरज। वैसे इसके माथे पे क्या है ये? क्या इसे कोई चोट लगी है? नहीं गुरुजी, ये इसे जन्म से ही है। पूछने पे सबको यही बोलता है कि इसे किसी ने सर पे मारा है। हाँ गुरुजी, और उसका नाम? करो, तुम अपनी कहानी मत शुरू कर देना। ये यही करता है, बस सिर्फ राज नीरज जी की ही बातें करता रहता है। लगता है जब तक यह इस गांव में रहेगा ये यही बातें करता रहेगा। आप एक काम करो, शहर में लालजी नाम के एक गुरुजी हैं, आप इसका विद्या पाठ वहीं करवाओ। विद्या पूर्ण हो जाने तक आप इसे वहीं रखिएगा। हो सकता है वहाँ रहते रहते और गांव से दूर रहते इसकी ये सारी समस्या दूर हो जाए और सब कुछ ये भूल जाए। इस तरह गुरुजी की बात मान के नीरज के पिता ने नीरज को शहर विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दिया। 20 वर्ष पूरे हो गए। नीरज अपनी विद्या पूर्ण करके अपने गांव नवनीत वापस आया। अरे वाह बेटा, आ गया तू। बेटा, मुझे तेरे से एक बात करनी है। अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब आगे क्या सोचा है करने को? पिताजी, मैंने युद्ध कला सीखने के बारे में सोचा है।
राजधानी में एक गुरुजी रहते हैं। मैं उन्हीं से मिलकर युद्ध कला सीखने की सोच रहा हूँ। बेटा, युद्ध कला का हम जैसों से क्या लेना देना? तुम यही गांव में रहकर किसानी कर लो ना। युद्ध और मार धाड़ से हमें क्या मतलब है बेटा? तुम बताओ, यह सोचने वाली बात नहीं है। पिताजी, मैं राज नीरज हूँ। मुझे युद्ध कला की जानकारी है। और हाँ, वैसे भी वो मेरा पिछला जन्म था। मैं गुरुजी से एक कला सीखकर इस अल्प विधा में निपुण होना चाहता हूँ। विश्वास कीजिए मेरा पिताजी। हाय राम, अरे जी, इसका तो फिर से वही रोना शुरू हो गया। सुनिए जी, हमें इसे फिर से उन्हीं गुरुजी के पास ले जाना पड़ेगा। चलिए। इसके बाद नीरज के माता पिता उसे गुरुजी के पास लेकर गए और गुरुजी को सारी बातें बताई। नीरज, जो तुम कह रहे हो वह सत्य नहीं है। हो सकता है तुमने बचपन में कोई सपना देखा हो, उसमें तुम्हारा नाम राज नीरज हो, लेकिन अब तुम्हारा नाम नीरज है। गुरुजी, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं ही महाराज नीरज हूँ। मैं इस राज का सेनापति रह चुका हूँ। यह देखिए, मेरे माथे पे चोट का निशान। मैं बताता हूँ आपको ये कैसे हुआ था। अरे नमस्कार मालिक, बड़े दिनों बाद आप घर वापस लौटे हो और सब ठीक तो है ना? हाँ विजय, सब ठीक है। और तुम बताओ, गांव की प्रजा तो सब कुशल मंगल में है ना? मैं क्या बताऊं मालिक, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। आजकल तो डाकू गब्बर सिंह गांव को बहुत लूट रहे हैं। खैर, अब ये हमारे लिए तो रोज का हो गया है। आप बताइए, आप कब लौट रहे हैं? मैं अब वापस कभी नहीं लौटूंगा। अब मैं गांव में रहकर ही गांव वालों की सेवा करूंगा। और हाँ, अब मैं वापस शहर कभी नहीं जाऊंगा। और हाँ, ये सब बातें छोड़ो। तुम कह रहे थे कि डाकू आजकल गांव को लूट रहे हैं। हाँ मालिक, फसल उगने के बाद ही वह सारा अनाज हमसे लूट के लेके चले जाते हैं। और हाँ, उन्हें रोकने वाला जो कोई भी आगे बढ़ता है वह उन्हें जान से ही मार देते हैं। ठीक है, तुम आज एक काम करो, सभी गांव वालों को बोल दो कि आज एक जगह सभी इकट्ठा हो जाएं। और हाँ, भूलना मत, गांव के मुखिया को भी बता दो मैंने आने के लिए बोला है। आखिर गांव में क्या हो रहा है मुखिया जी, मुझे विस्तार से बताइए। आखिर हो क्या रहा है? जब शाम होती है तो गांव के चौपाल पर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या बताऊं, डाकू गब्बर सिंह जो है ना, वो बार बार गांव में डाके डालता ही रहता है। और हाँ, उसने सभी किसानों को आदेश दे रखा है कि फसल हाथ लगते ही आधा हिस्सा उसे दे दिया जाए। और जो कोई भी ऐसा नहीं करता, जो कोई भी उसकी बात नहीं मानता, वो उससे अधिक गुस्सा होकर उसे जान से ही मार देता है। तो फिर उस डाकू की शिकायत आज तक महाराज जी से क्यों नहीं की आप लोगों ने? हमने यह भी कोशिश की थी कि राजमहल जाकर अधिकारियों की सूचित करें, और पता नहीं उसके बाद अचानक से क्या हुआ। जो भी इस मामले की शिकायत करके राजमहल से लौटता है, तो डाकू गब्बर सिंह उसे पूरे गांव वालों के सामने फांसी से लटका देता है। उसके बाद से आज तक कोई भी महाराज जी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। राजमहल जाने की इस बार के बारे में सोचते भी हैं तो डाकू गब्बर सिंह हमें आप तक पहुंचना ही नहीं देता, और लोग चुपचाप उसका जुल्म सहते रहते हैं। और यही नहीं, महाराज के कुछ कर्मचारी भी उस गब्बर सिंह की मदद करते ही रहते हैं, और बदले में डाकू उन्हें धन दे देता है। और अधिकारियों को भी गब्बर सिंह रिश्वत दे के अपने पक्ष में कर लेता है। लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे पास कोई शिकायत आई है। और हाँ, महाराज को भी नहीं पता चला कुछ भी। लगता है डाकू और शिकायत करने वालों के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि महाराज तक ऐसी कोई बात पहुँचे ना।
हाँ मालिक, सुनने में तो आया था कि महाराज के पास जो कुछ लोग काम करते हैं वह डाकू गब्बर सिंह से मिले हुए हैं। तुम में से किसी को पता है वो डाकू कहाँ रहता है? वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है किसी को कुछ भी नहीं पता है। गांव वाले में पता करने की हिम्मत नहीं है इतनी, क्योंकि सभी गब्बर सिंह के हाथ से मार खाने के लिए थर थर कांपते हैं। डाकू का आतंक कितना फैला हुआ है, और हाँ, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की कोशिश क्यों नहीं करता है? आपको क्या लगता है वो वापस कब तक आएगा? ऐसे तो फसल पूरी होने को अभी 1 सप्ताह बाकी है, और फसल पूरी होते ही ना जाने उसे जैसे लगता है किसी ने सूचित कर दिया हो, बिना बुलाए ही फसल का आधा हिस्सा लेने पहुंच जाता है। यानी आज 1 हफ्ता बाद वह गब्बर सिंह इस गांव में आएगा? ठीक है, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो आप लोग। और हाँ, जब वो आए तो कोई भी उसे ध्यान नहीं देगा। सभी लोग अपने अपने घर ही में ही रहना, ठीक है ना? इस बार गब्बर सिंह से मैं निपटूंगा। इस तरह राज नीरज सभी गांव वालों को धीरज देकर भेज देता है। इस तरह 1 सप्ताह बीतता है। गांव वालों के अनुसार गब्बर सिंह धान को लूटने के लिए गांव फिर से आता है। क्या हुआ? आज पूरे गांव में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या हुआ, सब मर गए क्या? मुझे पता है फसल कट गई है। चुपचाप सब लोग अपने घरों से बाहर निकल के मेरे हिस्से का धान यहाँ रख के चले जाओ। क्या हुआ, कोई सुन रहा है कि नहीं? बहरे हो गए हो क्या गांव वालों? जी, आपकी आवाज़ सबने सुन ली है, लेकिन जानबूझ के सभी नज़रअंदाज कर रहे हैं। इन गांव वालों को किसने इतनी हिम्मत दी होगी? आप कहो तो अगर मैं सभी को घर से बाहर घसीट के निकालूं। सही कह रहे हो बेटा, जाकर इन सब को घसीट के बाहर निकाल के लाओ तो जरा। तो ज़रा हिम्मत हो तो मेरा सामना करके दिखाओ। अब गांव वालों पे तुम्हारा अत्याचार बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आओ ना, आओ, करो मेरा सामना। मुझे पार कर कर ही तुम गांव वालों तक पहुंच पाओगे। सेनापति, तुमने तो महाराज के दरबार से निर्मत ले ली है ना, और अभी भी तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत है। चलो, तुम्हारी ख्वाहिश मैं ही पूरी कर देता हूँ, और दूसरा क्यों आएगा कोई, मैं ही तुम्हें पार करके दिखाता हूँ। इस तरह मारते मारते राज नीरज डाकू को जान से मार देता है। लेकिन किसी तरह उसका बेटा बलदेव और उसका साथी वहां से भाग निकलते हैं। इसी तरह 1 महीना बीत गया। एक रात की बात है, राज नीरज के घर गांव के मुखिया का लड़का अभी आता है। अरे ओ मालिक, राज नीरज जी, कहाँ हो आप? हाँ अभी बोलो, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या करने आए हो? मालिक, मेरे पिताजी को वह गब्बर सिंह का बेटा उठा के लेके गया। वह बहुत खूंखार है, मुझे बहुत डर लग रहा है उससे। कहीं वो मेरे पिताजी को मार ना दे। मेरे पिताजी को बचा लीजिए मालिक। बिल्कुल भी डरो मत अभी, तुम्हारे पिताजी की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, बिल्कुल भी मत डरो। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि वो पिताजी को तुम्हारे किस तरफ लेके गए हैं? जी जी मालिक, मुझे पता है वो मेरे पिताजी को कहाँ लेके गए हैं। आप चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। फिर गांव के मुखिया का बेटा अवि राज नीरज को साथ लेकर डाकू गब्बर सिंह के बेटे बलदेव के अड्डे पर चला जाता है। आ गया ना तू सेनापति, अब तू देख, तेरी हत्या मेरे हाथों होगी। तूने मेरे पिताजी को मारा था ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आजा। देखो तुमने चोरी चकारी छोड़ दी है, तो फिर मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तुम मुखिया जी को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, ना ही कुछ कहूँगा। वरना मैं क्या कर सकता हूँ तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, समझे?
अच्छा, गांव का मुखिया लेकिन हमारे पास तो नहीं है, ना ही हम उसे यहाँ लेके आए। ये सब तो तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ मेरी अभी के साथ रचाई गई साजिश थी। तुमने तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन तुमने इन डाकुओं के साथ मिलकर मेरी मौत की साजिश रचाई। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसका बदला मैं तुमसे वापस आकर ही लूँगा। मार चुका है, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ इसे दफना दो जल्दी से, और तुम लोगों को किसी पे संदेह नहीं होगा। और हाँ, इस बार से अब कोई चोरी करने इस गांव में कभी ना आना। तरह मुझे मारकर वहीं जंगल में दफना दिया था। मैं बहुत लंबे समय तक गांव वापस नहीं आया, तो मेरी याद में गांव वालों ने मेरी मूर्ति बना के रख दी। देखिए, मेरे माथे पे जो निशान है, ये गांव के मुखिया के बेटे ने रवि ने मुझे मारा था, इसीलिए यह निशान रह गया है अभी। और फिर वह सबको अपनी समाधि के पास ले जाता है और उसके बाद सबसे पहले मुखिया के बेटे अभी को जान से मार देता है। उसके बाद उस ढक्कड़ सिंह डाकू को भी मार देता है। और जैसे ही राज नीरज घर पहुंचता है, वह तुरंत बेहोश हो जाता है। जब उसे पुनः होश आता है, तब वह पुनर्जन्म की सारी बातें भूल जाता है और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ये वीडियो अपने ग्रुप्स में शेयर करें। धन्यवाद।